हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डीएनए की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा है हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे या तो डायरेक्टली पूछा जाएगा डीएनए की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताइए, या आपसे ऐसे पूछा जाएगा वाटसन व क्रिक का मॉडल बताइए। तो देखिए, डीएनए मॉडल बताइए। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था। इस कार्य के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, आपको क्या है, आपको ये डीएनए की संरचना को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटा हुआ तो हम अपने एग्जाम में भूल जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें बस 1 से 2 बार समझना है, और अगर हमें समझ में आ गया ना, तो हम इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था। इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये है इसका चित्र। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे मैम ये चित्र तो बहुत बड़ा है, इसको देखकर देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये सिर्फ देखने में डरावना लगेगा आपको, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही आसान है। तो देखिए, आप इसको छोड़िए, मैं जो आपको समझा रही हूँ ना, आप उसको देखना, फिर आप ही बोलोगे कि ये बहुत ही आसान था। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ये है, ये कुछ इस प्रकार है। देखिए, ये कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए, ये जो है, ये कुछ इस प्रकार है, ये इससे मिल नहीं रहा। तो आप अपनी कॉपी में बिल्कुल ठीक से बनाना, यहाँ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब देखिए, अब इनकी संरचना कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है कुछ। अब देखिए, यहाँ से भी ये इस प्रकार है, और देखिए यहाँ से भी ये कुछ इस प्रकार है। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से खुली हुई है, और इस लाइन को आप छोड़िए, और ये इस प्रकार है। अब देखिए, ये क्या, नीचे से दोनों तरफ से खुला हुआ है। और यहाँ पर देखिए, इसकी संरचना कैसी थी, इसकी संरचना थी इस प्रकार, और हमने इस प्रकार ये बना दिया। देखिए, बहुत ही आसान है ये, आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, ये क्या है, ये है, ये 3 डैश, और ये है 5 डैश, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए, इन दोनों, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है 20 एंगस्ट्रॉम। क्या है फ्रेंड्स, 20 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, आपने सुना होगा AG, आपको बस याद रखना है ATGC। क्या याद रखना है आपको बस याद रखना है ATGC। क्या याद रखना है, ATGC। क्या याद करना है, डीएनए की संरचना जब भी आपके माइंड में आए तो आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए कि ATGC, ATGC। अब बोलोगे आप मैम ATGC क्या है? A है एडेनिन, T है थाइमिन, G है ग्वानिन, और C है साइटोसिन। अब देखिए, AT के साथ कैसे बॉन्ड में जुड़ेगा, डबल बॉन्ड में, और GC के साथ कैसे बॉन्ड में जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड में। तो देखिए, आपको क्या करना है, और देखिए इससे पहले, और ये देखिए, ये जो है, ये पॉलीन्यूक्लियोसाइड है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोसाइड का मतलब ये 2 चीजों से जुड़कर बना है, एक तो फास्फेट और शर्करा। देखिए, ये फास्फेट शर्करा, यानी कि PS, P फॉर फास्फेट, S फॉर शर्करा। देखिए, यहाँ पर भी आप P प्लस S ऐसे करोगे, P प्लस S। अब देखिए, यहाँ पर भी P प्लस S, P प्लस S, यानी कि फास्फेट प्लस शर्करा, P प्लस S, P प्लस S। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, हम यहाँ पे करेंगे ATGC, ATGC। तो आपको पता होना चाहिए, A डबल बॉन्ड में जुड़ा है T के साथ, और G ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा है C के साथ। तो देखिए, ये देखिए कुछ इस प्रकार होगा, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको इन सारे में ऐसे करना है, A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि ATGC, ATGC। बस आपको ये याद रखना है, ATGC। और देखिए, ये होता है फास्फोरस प्लस सल्फेट,
सॉरी फास्फोरस प्लस शकरा, फास्फोरस प्लस शकरा, A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C। देखिए इतना आया आप लोगों को समझ में। अब देखिए हमने बस क्या किया था, हमने बस ये चित्र बनाया और देखिए हमने याद किया सिर्फ ATGC, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन क्षार। अब देखिए ये तो है 3 डैश और ये है 5 डैश। अब इनके बीच की दूरी क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम है। अब देखिए बस हमने सिर्फ इसमें ये किया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी नेमिंग करेंगे, यानी कि ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, ये है पॉली, आप इनका नाम दोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब और देखिए ये तो थे हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लेकिन हमारे ये जो है ये क्या है, ये हमारे नाइट्रोजन क्षार। ये क्या है, ये हमारे नाइट्रोजन क्षार। अब देखिए अब हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर देखिए किन्हीं 10 नाइट्रोजन क्षारों की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखिए ये हमें गिनना नहीं है, ये हमें गिनना नहीं है, हम सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 34 एंगस्ट्रॉम। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लिखेंगे 34 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए यहाँ पे पी था, पी यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे पी फास्फेट। पी क्या था, पी था फास्फेट। एस क्या था, एस था हमारा शकरा। एस क्या था, एस था शकरा। बस देखिए इतना आसान डायग्राम था। बस हमने क्या किया, हमने ये ऐसे चित्र बना दिया, फिर हमने इसमें डबल लेयर कर दी। अब देखिए इसका नाम है 3 डैश, इसका नाम है 5 डैश। अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम है। और देखिए बस हमने याद किया ATGC। तो देखिए ये क्या, नाइट्रोजन क्षार, A डबल बॉन्ड के साथ T, A डबल बॉन्ड T के साथ जुड़ा हुआ है, G ट्रिपल बॉन्ड C के साथ जुड़ा हुआ है। बस हमने ये सारे में बिल्कुल ऐसे का ऐसे लिख दिया। और देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के द्वारा जुड़े हैं, यानी कि P प्लस S। P बोले तो फास्फोरस, सॉरी P बोले तो फास्फेट, S बोले तो शकरा। देखिए बस ये इतना है। अब देखिए आपको इस चित्र से डर नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए चित्र, देखिए आप देख पा रहे होंगे। हमने बस क्या किया है, हमने बस ऐसी चित्र बना दिया है और इसको नाम दे दिया है 3 डैश, इसको 5 डैश। अब इनके बीच का व्यास क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम है। और देखिए ये क्या नाइट्रोजन क्षार है, A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। ये क्या, ये नाइट्रोजन क्षार है और ये क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि फास्फेट प्लस शकरा। अब देखिए हमने क्या किया, हमने सारे में ये कर दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया P फॉर फास्फेट, S फॉर शकरा। अब देखिए ये क्या है, ये 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है, 10 नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बस इस डायग्राम में इतना ही था। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रत्येक DNA अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। फिर से देखिए प्रत्येक DNA अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। पहला क्या था, डीऑक्सीराइबोशर्करा। दूसरा है फास्फेट समूह, तीसरा है नाइट्रोजन क्षार। तो देखिए ये क्या था, प्रत्येक DNA अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बने होते हैं, डीऑक्सीराइबोशर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार। अब देखिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन क्षार यानी कि मैंने बताया था ना आपको AGCT, यानी कि ATGC। तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। देखिए फ्रेंड्स आपको ये इस क्रम में बिल्कुल याद होने चाहिए। आप पूछोगे मैम इस क्रम में क्यों, क्योंकि हमसे कई बार MCQ में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन क्षार, सॉरी कि DNA क्षार है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन क्षार है AGCT। क्या है, AGCT। तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। ये आपसे कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि DNA क्षार है, तो आपको पता होना चाहिए एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। अब देखिए यहाँ से हमारे देखिए कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये तो लिखा था एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। अब देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको DNA का नाम याद आए तो आप क्या करोगे, AGCT। अगर आपको ऑप्शन में भी आपको याद नहीं है तो बस आपको ये याद करना है AGCT।
यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में हमसे पूछा गया। और अगर आरएनए के बारे में पूछे तो AGC, तो ऐसे कैसे, लेकिन टी की जगह क्या आ जाएगा, यू, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिनका व्यास लगभग 200 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए इसमें ताकि डीएनए का अणु प्रत्येक 2 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिनका व्यास, यहाँ पे लिखा है ना कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिनके बीच का व्यास क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए इसमें लिखा था प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फास्फेट शर्करा, तो हमने यही लिखा है कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब देखिए अगला हमने लिखा था 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन क्षार ये है ना, देखिए ये है नाइट्रोजन क्षार, इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। अब हम लिखते हैं जिसमें एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध तथा ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। देखिए ये आपको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आपको डायग्राम में समझा दिया है, और जो आपने बिल्कुल समझा है आपको बस एज इट इज वही लिखना है। और देखिए डीएनए अणुओं में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो देखिए हमने आपको बताया ना डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो देखिए है ना बहुत आसान। एक बार हम इसका क्या करेंगे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था। इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है, जो कि डीऑक्सी राइबो शर्करा, फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार। अब देखिए ये चित्र यहाँ पे फास्फेट शर्करा ये एकांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये 3' ये 5' और इनके बीच का व्यास क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम। अब हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया, ये है नाइट्रोजन क्षार और देखिए 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और देखिए पी क्या है, पी है फास्फेट और एस क्या है, एस है शर्करा। बस यही हमने यहाँ पे करा है। अब देखिए ये हमने यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रोजन क्षार क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब देखिए अगला था 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं।